Last class we were discussing Coulomb's law. We discussed that if we have 2 point charges Q1 and Q2, तो हमारे पास ये 2 point charges हैं Q1 and Q2 and they are separated by distance r. Now these charges, if they are like charges, they will repel each other, and if they are unlike, they will attract each other. And the repulsion and attraction will be along the line joining the two charges. तो देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वो लाइन है जो इन दो चार्जेस को जोड़ रही है. तो आपकी जो फोर्स लगेगी वो इस लाइन के अलोंग लगेगी. तो इस लाइन के अलोंग फोर्स लगने का क्या मतलब है कि अगर ये दोनों आपके पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. बिल्कुल सही है. और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फिर ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करने की जगह ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अच्छा, अगर मैं दोनों चार्जेस को लाइक चार्जेस मान के चलूं, इफ आई कंसिडर दैट बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस, तो ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को देखो रिपेल कर रहे हैं. ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू. एंड ये जो है दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2. तो F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. एंड F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो एक हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. अच्छा, ये जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है और ये जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, इन दोनों की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम. वैल्यू सेम रहेगी. क्यों वैल्यू सेम रहेगी? क्योंकि जो फोर्स 1 2 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स 2 1 पे लगाएगा. 1 एंड 2 दोनों पे एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे बिकॉज ये एक्शन एंड रिएक्शन है. लेकिन इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी. ऑपोजिट का मतलब ये देखो, 1 पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन देखो लेफ्ट साइड है, और 2 पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन देखो राइट साइड है. तो डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है पर वैल्यू ऑफ फोर्स दोनों का सेम है. अब ये जो वैल्यू ऑफ फोर्स है, जो फोर्स 1 2 पे लगा रहा है या जो फोर्स 2 1 पे लगा रहा है, मतलब जो फोर्स 1 पे लग रही है या जो फोर्स 2 पे लग रही है, अगर मैं उसकी वैल्यू को निकालना चाहूं तो दैट इज गिवन बाय कूलम. दैट इज योर कूलम्स लॉ. और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. अच्छा, ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पे ये क्या है, दिस इज परमिटिविटी. परमिटिविटी क्या है, हिंड्रेंस गिवन बाय द मीडियम इन द इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस. और ये जो आपका परमिटिविटी है ये वैल्यू जो है ये डिपेंड करेगी कि ये जो चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं इनके बीच में मीडियम क्या है. मीडियम बदल दोगे तो इस परमिटिविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. और ये जो आपका परमिटिविटी है, अगर यहाँ पर आपका मीडियम फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का मतलब आपका जो मीडियम है दैट इज एयर और वैक्यूम, अगर आपका मीडियम एयर या वैक्यूम है तो फिर इस परमिटिविटी को हम क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी. वील कॉल इट एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ये जो परमिटिविटी है और ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इसमें फर्क सिर्फ ये है कि ये परमिटिविटी है किसी भी मीडियम की और ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम. और ये जो आपको परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी नजर आ रही है इसकी जो एसआई यूनिट होगी दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इसकी जो वैल्यू है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये दो चार्जेस अगर फ्री स्पेस में है, अगर ये दो चार्जेस फ्री स्पेस में, तो आपका जो गिवन वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over r square. This is the force between two point charges when the two charges are in free space. और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10⁹। तो ये जो वैल्यू दिस इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अच्छा, ये जो आपके पास वैल्यू है दैट इज 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज स्क्वायर। ये सब हमने लास्ट क्लास में वैल्यूज डिस्कस की थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इस गिवन चार्जेस के बीच में मीडियम डाल दूं, अगर मैं यहाँ पे एक मीडियम डाल दूं, तो फिर जो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन आपको नजर आ रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। वेयर व्हाट इज दिस एप्सिलॉन आर? ये एप्सिलॉन आर क्या है? दिस इज योर रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी है। और ये जो एप्सिलॉन आर जो आपको नजर आ रहा है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, दिस हैज नो यूनिट्स। नो यूनिट्स का क्या मतलब है? कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कि इसकी जस्ट वैल्यू जैसे 5, 10, 11, 22, 115, मतलब ये जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अलग अलग मीडियम्स की ये वैल्यू अलग अलग होगी। डिफरेंट मीडियम्स विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस रिलेटिव परमिटिविटी। फॉर फ्री स्पेस, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू 1 है। फ्री स्पेस की अगर हम बात करें तो फ्री स्पेस के लिए वैल्यू 1 है। और अगर मैं बात करूं फॉर एनी अदर मीडियम, मतलब फ्री स्पेस के अलावा एनी अदर मीडियम, तो अगर मैं एनी अदर मीडियम के लिए बात करूं तो एनी अदर मीडियम के लिए ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है इसको हम क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 9 इंटू 10⁹। और ये जो एप्सिलॉन आर होगा, ये वाला जो एप्सिलॉन आर होगा, ये आपको एग्जामिनर देगा, ये आपको एग्जामिनर देगा क्वेश्चन में। तो अगर मीडियम है तो मीडियम के अंदर जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो ये हो जाएगी। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। यू ऑल्सो कॉल इट एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये जो कैपिटल के मैंने लिखा है ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और इसको हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। तो ये जो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी हम कहेंगे। तो वी कॉल इट एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, दैट इज SIC। तो कभी न्यूमेरिकल आएगा तो अगर मीडियम होगा तो आपको एग्जामिनर बताएगा कि इस गिवन केस में दो चार्जेस के बीच में लेट अस से ऑयल है, तो आपको कहेगा कि उस ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी इतनी है, और वो जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब ये जो दो आपके चार्जेस हैं, आपने इन दो चार्जेस को जब एयर में रखा तो ये फोर्स है, वही वाले दो चार्जेस को जब आपने मीडियम में रखा तो ये फोर्स है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दूं तो हमने लास्ट क्लास में क्या नोटिस किया था कि ये जो रेशियो है ये क्या आ जाएगी? रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल। क्योंकि डिवाइड करोगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा और यही वैल्यू आ गई। और ये जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या है? ये रिलेशन आपका क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस, सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बट इन अ मीडियम। सेम two charges, same distance of separation but in a
मीडियम, मतलब वही दो चार्ज जब फ्री स्पेस में है तब फोर्स है F, वही दो चार्ज जब सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, वही वाला जो पहले था, बस सिर्फ बीच में अब क्या आ गया, मीडियम, तो जो फोर्स होगी ये FM है। तो अगर आप इस गिवन रिलेशन को अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं ऐसे कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर ओवर relative permittivity, या इट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमने लास्ट क्लास में इस रिलेशन को ड्राइव करके दिखाया था जब हमने इसको रेशो डिवाइड किया था। अब ये रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो कि ये जो है F, ये तो हो गया फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, और नीचे जो आपको ये नजर आ रहा है एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई मीडियम है तो 1 से बड़ी है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इफ दिस के वैल्यू इज लार्ज, अगर मैं इसको 1 से बड़ा कर दूं और 1 से इसको बढ़ाता जाऊं 5, 6, 7, 8, 11, 100, तो जितना इसको मैं बड़ा करूंगा, जितना इसको लार्ज करूंगा, ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम उतना स्मॉल हो जाएगा। कहने का मतलब जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है उस मीडियम में चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। जितना ये वाली वैल्यू, जितनी ये वाली वैल्यू या जितनी ये वाली वैल्यू लार्ज होगी, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस उतनी कम हो जाएगी। तो यहां पे अब हमने ये बात याद रखनी है कि मोर इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेस विल बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, और आपने पढ़ा है कि भी आयनिक कंपाउंड्स दे गेट डिसोसिएटेड इन वाटर। और फिर क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स गेट डिसोसिएटेड इन वाटर, तो आपने वहां पे आंसर लिखा है बिकॉज ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। आपने वहां पे लिखा है कि वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिकॉज ऑफ विच आयनिक कंपाउंड्स गेट डिसोसिएटेड इन वाटर। तो इसका क्या मतलब है, तो उस चीज का आंसर यहां से इस रिलेशन से आएगा। क्या, मेरे पास लेट अस से एक सॉल्ट है, ये NaCl, मेरे पास NaCl सॉल्ट है। अब ये NaCl क्या है, ये कॉमन सॉल्ट है जो हम नमक डेली लाइफ यूज करते हैं। अब ये NaCl बना कैसे है, तो हमारे पास है Na और है Cl। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, Cl का क्या है 287। Na क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास आ गया तो क्लोराइड आयन बन गया, वो इलेक्ट्रॉन लेने पे बॉडी नेगेटिव हो गई। तो आपने क्या नोटिस किया कि Na जो है वो पॉजिटिव हो गया और Cl जो है वो नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करने के कारण ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ बुलाएंगे, ये दोनों अपनी दूसरे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट करने के कारण ये बन जाएगा NaCl। तो ये जो आपको NaCl नजर आया, ये NaCl जो कंपाउंड नजर आ रहा है वो Na प्लस और Cl नेगेटिव का एक कॉम्बिनेशन है। अब ये इकट्ठा ही जाएगा, जहां जाएगा, जिधर भी जाएगा एज अ ग्रुप एक इकट्ठा जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों में इतनी अट्रैक्शन है कि ये अब एक साथ अब एक ही लग रहे हैं दिखने में, ये कंपाउंड बन गया। आपने अब क्या किया, इसको डाल दिया इन अ टैंक कंटेनिंग वाटर। आपने इसको अब एक गिवन टैंक में डाल दिया जिसमें वाटर है। अब जो वाटर होता है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज हाई, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। तो जब आपने NaCl को डाला तो आपको पता है कि आप क्या नोटिस करते हो कि अंदर जाने पे ये NaCl जो है ये डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। डिसोसिएटेड आयंस का मतलब कि यहाँ पे NaCl इकट्ठा एज अ ग्रुप जा रहा है, पर जब इसको आप वाटर में डालते हो तो ये Na प्लस और Cl नेगेटिव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अब वाटर के अंदर NaCl इकट्ठा नहीं है, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस अलग अलग घूम रहे हैं, ये डिसोसिएट हो गया।
वाटर में और अब डिसॉल्व भी हो गया। अब बात है कि ये डिसोसिएट क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि Na+ और Cl नेगेटिव पानी में जाने पे ऐसे अलग क्यों हो गए, ऐसा क्या हो गया? तो यहां पे फोर्स F हो गई बिटवीन Na एंड Cl इन एयर, और Fm हो गया फोर्स बिटवीन NaCl इन वाटर। तो यहाँ पे Fm का मतलब हो गया आपका वाटर, तो फोर्स इन वाटर, ये वाला रिलेशन, फोर्स इन वाटर will be equal to force between NaCl in air over dielectric constant। और यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये कितना है, 80। तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो NaCl है जब उसको वाटर में डालोगे तो वो जो फोर्स लग रही है वो 80 टाइम्स कम हो जाएगी देन इन एयर। जो फोर्स NaCl, जो फोर्स Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में एयर में लग रही थी, जब आपने वाटर में डाला तो वो फोर्स 80 टाइम्स क्या होगी, कम होगी। दैट फोर्स विल डिक्रीज बाय हाउ मच टाइम्स, 80 टाइम्स। वो फोर्स 80 टाइम्स से कम होगी। हाँ जी, बात समझ में आई क्या कहा हमने? अच्छा, ये फोर्स 80 टाइम्स से कम होने का मतलब, जैसे अगर जस्ट एग्जांपल, जस्ट समझाने के लिए कि NaCl जब आपने एयर में देखा तो Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में ये फोर्स, जस्ट समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, लग रही है। आपने वाटर में डाला तो वाटर में डालने पे वो फोर्स 80 टाइम्स कम होगी। तो अगर 80 टाइम्स कम होगी तो देखो कितनी रहेगी, 100 न्यूटन। तो जो फोर्स पहले 8000 न्यूटन थी, जब आपने उसी चीज को वाटर में डाला तो वो सिर्फ कितनी रहेगी, 100 न्यूटन रहेगी। तो देखो कितनी कम होगी, बहुत कम होगी। और इतनी कम होने के कारण क्या हुआ कि वो जो Na+ और Cl नेगेटिव थे, नो डाउट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, पर अब क्या हुआ, वो फोर्स बहुत कम होने के कारण वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। और वाटर तभी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसोसिएट कर देता है। आप कॉपर सल्फेट वाटर में डालोगे तो वो कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस बना देगा। आप एसिड पानी में डालोगे तो वो H+ और वो उसका नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी के लिए जो वाटर है उसके अंदर जब हम आयनिक कंपाउंड्स डालते हैं तो उनको वो डिसोसिएट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, आयंस में। और ये जो सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में जाके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको हम क्या कहते हैं, electrolytes। What are electrolytes? These are those substances which when dissolved in water dissociate to form ions। तो ये वो वाले substances जिनको पानी में डालने पे ये dissociate होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। तो इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो ये जो बात है ये क्लियर है, हमें ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट है। हाँ अभी कर देंगे, अभी किया नहीं, कर देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, दैट इज डायमेंशंस ऑफ योर परमिटिविटी। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड योर रिलेटिव परमिटिविटी। देखो जब मैं बात करूंगा परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, इन दोनों की जो डायमेंशंस होंगी वो तो सेम होंगी, बस वैल्यू अलग अलग है, अदरवाइज डायमेंशन सेम है। और जब हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो डायमेंशन, क्योंकि इसकी तो यूनिट्स ही नहीं है, तो दिस इज डायमेंशनलेस। तो ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस है। हाँ जी, पता लग गया क्यों डायमेंशनलेस है? ये इसलिए डायमेंशनलेस है क्योंकि इसकी कोई यूनिट्स ही नहीं है, इट इज द रेशो। ये जो था दिस वाज द रेशो ऑफ योर परमिटिविटी टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ऊपर और नीचे सेम यूनिट्स हैं, नो यूनिट्स नो डायमेंशंस। हाँ अब हमने डायमेंशन जो देखनी है वो इन दोनों की देखनी है, और ये पेपर में से क्वेश्चंस आएंगे, डायमेंशन बताओ। हाँ डायमेंशन किन की निकालने को आएंगी, वो क्वांटिटीज जो हमने +1 में नहीं की थी, जो हम +2 में न्यू कर रहे हैं उनकी आएगी। तो अब इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर r²। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन होगा उसकी जो डिमेंशन होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई Q1 Q2 ओवर F इंटू r²। अच्छा अब ये अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे आपके पास जो Q1 और Q2 हैं, दीज आर चार्जेस,
और चार्जेस की अगर मैं डायमेंशन देखूं तो मेरे को अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज को याद करना पड़ेगा। हमने कहा था देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास के लिए जो हम डायमेंशन बोलते हैं वो m है, लेंथ के लिए जो डायमेंशन बोलते हैं वो l है, टाइम के लिए जो बोलते हैं वो t है, टेम्परेचर के लिए जो डायमेंशन बोलते हैं वो k है, करंट के लिए जो डायमेंशन बोलते हैं वो a है। इस चैप्टर में ये a डायमेंशन यूज होगी। दिस इज फॉर करंट, a इज द डायमेंशन ऑफ करंट, और t इज योर डायमेंशन फॉर टाइम, l इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, m इज द डायमेंशन ऑफ मास। ये यूज होने हैं। ये जो k है ये है डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अगर मैं करंट की बात करूं, करंट, तो करंट की जो डायमेंशन होगी वो ये होगी a। चार्ज की मैं डायमेंशन कैसे निकालूंगा? तो हमने देखो 10th में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? करंट इनटू टाइम। करंट की डायमेंशन a, टाइम की डायमेंशन t। तो चार्ज की जो डायमेंशन है, चार्ज की जो डायमेंशन है वो क्या है? दैट इज at। तो चार्ज, चार्ज की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी आपकी at। या फिर जो चार्ज की डायमेंशन है इसको आप लिख सकते हो m0, l0, t1 एंड a1। अगर आप इसको और एलैबोरेट करके लिखना चाहते हो तो m0, l0, t1 एंड a1। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं डायमेंशन लिखूँ यहाँ पे, तो ये 1 और 4 पाई की तो कोई डायमेंशन बनेगी नहीं, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं। चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? at। और यहाँ पे भी चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? at, क्योंकि 2 बार चार्ज है। नीचे फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? ml t-2, ये फोर्स की डायमेंशन होगी। और लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? l, और ये r स्क्वायर है तो l2। तो आपकी जो परमिटिविटी आएगी उसकी जो डायमेंशन होगी वो बन जाएगी m-1 l-3 t4 एंड a2। तो हमारी जो डायमेंशन बन रही है वो क्या बन रही है? हमारी डायमेंशन बन रही है m-1 l-3 t4 एंड a2। तो दिस इज योर डायमेंशन ऑफ योर परमिटिविटी, और इट इज द डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की भी जो डायमेंशन होगी वो यही बनेगी, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम ही है, बस सिर्फ वैल्यू अलग है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारी डिमेंशंस हैं, और दिस इज इम्पॉर्टेंट, हमें पेपर में ये डिमेंशन निकालने को आ सकती हैं। हाँ जी, क्लियर है? नाउ वील डिस्कस सम कंसेप्चुअल पार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स अब डिस्कस करेंगे फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास देखो ये बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है वो लेट अस से m है। इस बॉडी को हमने विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड सस्पेंड किया हुआ है। अब ये जो बॉडी है इसका जो वेट है, वेट दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो बॉडी का वेट नीचे लग रहा है। और ये जो थ्रेड है इसके अंदर आ गई टेंशन, दैट इज टी, तो थ्रेड में टेंशन है टी। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये बॉडी अगर आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 का क्या मतलब है कि जो आपकी टेंशन है और वेट वो क्या है? इक्वल है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और थ्रेड लेके बिल्कुल ऐसी एक और बॉडी को सबटेंड कर दिया। दो बॉडीज को मैंने दो थ्रेड्स के हेल्प से एक ही जगह से सबटेंड कर दिया। अब देखो, जब मैंने ऐसे किया, एक ही जगह से मैंने ये दो बॉडीज को लटका दिया, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि दोनों का जो वेट है वो क्या एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड्स, जिसके कारण वो दोनों ऐसे नीचे लटके हुए हैं और टेंशन दोनों में अपवर्ड्स लग रही है और अभी भी इक्विलिब्रियम में। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों बॉडीज को क्यू चार्ज दे दिया। अब जब मैं दोनों बॉडीज को क्यू चार्ज दूंगा तो क्या होगा? ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगी। और जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो इनकी जो रिपल्शन होगी वो जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलॉन्ग होगी। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑब्जर्व करोगे।
और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण ये ऐसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो दोनों ऐसे नीचे लटके हुए थे, अब वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जब वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उनका वेट अभी भी क्या कर रहा है, डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, उनका वेट अभी भी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। और इस स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन, तो स्ट्रिंग में है टेंशन। अब ये ऐसे दूर जा रहे हैं, तो जब ये दूर जाएंगे तो देखो अब आप क्या नोटिस करोगे कि वर्टिकल के साथ ये एंगल बनना शुरू हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल जो आपकी स्ट्रिंग है वो अब क्या करेगी, एंगल बनाएगी। तो योर स्ट्रिंग विल स्टार्ट मेकिंग एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ये ऐसे वर्टिकल लाइन यहाँ पे बनाऊँ, तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि वर्टिकल वर्टिकल पैरेलल लाइंस, ये वाली लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, तो ये आपका एंगल हो गया थीटा। अच्छा, अगर ये आपका एंगल थीटा हो गया, तो आप अगर इस टेंशन को रिजॉल्व करो, तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया टी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट बन गए, एक टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। अब देखो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि ये एंगल अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फोर्स के कारण ये दूर जा रहे हैं। पर आप एक चीज नोटिस करो, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये टी साइन थीटा भी बढ़ेगा ना, और एक टाइम आएगा जब टी साइन थीटा जो होगा वो एफ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और आपका जो टी कॉस थीटा है वो एम जी के इक्वल हो जाएगा। और जब ये ऐसे होगा तब ये बॉडी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब कि ये दोनों बॉडीज देखो एक दूसरे से दूर जा रही थी, दूर जाते जाते वो इतनी दूर चलेगी, अब ये दूर जाते जाते एक ऐसा टाइम आएगा जब और दूर नहीं जाएंगी, वहां पे रुक जाएंगी। कब रुकेंगी, कब रुकेंगी, जब ऐसे होगा, क्या होगा, ये जो आपका टी साइन थीटा है वो एफ के इक्वल होगा, और जो आपका टी कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होगा, एम जी के। तो जब टी साइन थीटा एफ के इक्वल होगा और जो टी कॉस थीटा है वो एम जी के इक्वल होगा, उस टाइम आप क्या नोटिस करोगे कि ये बॉडी और दूर नहीं जाएंगी, और ये सिस्टम किस में आ जाएगा, ये आपका सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और उस टाइम ये एंगल आपका वो एंगल होगा व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये वो एंगल है जब ये सारा सिस्टम किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। और अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, देखो दोनों को डिवाइड करो, तो टी टी कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस कितना हो गया, tan, दैट विल बी इक्वल टू एफ बाय एम जी। तो ये जो आपका थ्रेड एंगल बनाएंगे एट इक्विलिब्रियम, तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल which your given string is making with vertical। थीटा क्या है, एंगल which the string, ये string है, थीटा which the angle which the string is making with vertical at equilibrium। तो इक्विलिब्रियम पे जो एंगल बनेगा, वो इक्विलिब्रियम पे जो एंगल होगा उसका जो tan होगा वो f बाय एम जी के इक्वल होगा। ऊपर क्या आ गया f, नीचे क्या आ गया एम जी। f क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, mg क्या है, वेट। जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, tan थीटा उतना ज्यादा होगा। और जितना ये mg ज्यादा होगा, जितना mg ज्यादा होगा, tan थीटा उतना कम होगा। मतलब बॉडी का जितना ज्यादा वेट होगा, थीटा उतना कम बनेगा। बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना ज्यादा होगा, थीटा उतना बड़ा बनेगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जब आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो एक होता है थीटा, और एक होता है साइन ऑफ थीटा, एक होता है कॉस ऑफ थीटा, एक होता है टैन ऑफ थीटा। अब कुछ बातें समझनी है कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 की बात कर रहा हूं, मैं कौन सा क्वाड्रेंट ले रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप थीटा को इंक्रीज करो, तो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। तो अगर आप थीटा को इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज। अगर आप इस थीटा को बढ़ाओगे तो ये पूरा साइन थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज। अगर आप इस थीटा को बढ़ाओगे तो ये पूरा टैन थीटा भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि टैन 0 इज 0 एंड टैन 90 इज इंफिनिटी। तो जब थीटा बढ़ेगा तो टैन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में लगनी है।
मतलब कि जब कॉस कम होगा तो थीटा बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि कॉस 0 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0, मतलब कॉस 0 इज 1, तो ये थीटा है, एंड कॉस 90 इज 0, ये थीटा। देखो थीटा 0 से जब 90 हुआ तो कॉस की वैल्यू 1 से 0 होगी, मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस की वैल्यू कम हो रही है। तो ये बातें आपने याद रखनी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर टैन थीटा बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, अगर टैन थीटा कम होगा तो थीटा भी कम हो जाएगा। और टैन थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे और वेट ऑफ द बॉडी पे। और ये थीटा है क्या? ये वो एंगल है जिस पे सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, ये वो एंगल है जिस पे आपका जो गिवन थ्रेड है वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा, और सारा सिस्टम किस पे है? इक्विलिब्रियम पे। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं। हमारे पास लेट से ये दो बॉडीज हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब कि दोनों का जो चार्ज है वो सेम है, और दोनों का जो मास है वो भी सेम है। तो बोथ द बॉडीज आर ऑफ सेम मास एंड बोथ द बॉडीज आर ऑफ सेम चार्ज। तो ये हमारे लिए थ्रेड 1 है, ये हमारे लिए थ्रेड 2 है। 1 के साथ जो बॉडी है वो M1 Q1, 2 के साथ बॉडी जो है वो M2 Q2, और ये आइडेंटिकल मतलब दोनों एक जैसे हैं। तो दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का मास सेम है, तो दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का मास सेम है। तो यहाँ पे देखो आप क्या नोटिस करोगे कि ये क्यू पे ये फोर्स लगेगी, और इस क्यू पे भी फोर्स लगेगी, ये वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स, ये वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2? व्हाट इज थीटा 1 एंड थीटा 2? ये वाली बॉडी जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है वो थीटा 1, ये वाली बॉडी जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है वो थीटा 2। हाँ जी, थीटा 1 थीटा 2 पता लग गया, दो बॉडीज है ना, तो दोनों ही दूर जा रही हैं, दोनों वर्टिकल के साथ एंगल बना रही हैं। तो ये जो दोनों बॉडीज जब वर्टिकल के साथ एंगल बना रही हैं तो ये एंगल का रिलेशन क्या होगा? अब आप जरा ध्यान से देखो, पीछे हमने क्या रिलेशन निकाला था कि जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? F बाय mg, जो एंगल होगा वो F बाय mg होगा, ठीक है। तो अगर वो F बाय mg होगा तो दोनों के लिए, दोनों बॉडीज के लिए F क्या है? सेम। हाँ जी, देखो ये F सेम है ना दोनों बॉडीज के लिए, और दोनों बॉडीज के लिए ये mg, mg क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो अगर सेम है तो दोनों बॉडीज के लिए थीटा भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अगर थीटा सेम हो जाएगा तो इसका मतलब कि आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2। थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2 का मतलब कि दोनों बॉडीज जब दूर जा रही हैं तो दोनों बॉडीज वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएंगी एट इक्विलिब्रियम वो सेम है। दोनों बॉडीज वर्टिकल के साथ एट इक्विलिब्रियम जो एंगल बनाएंगी वो सेम है। तो ये कंसेप्चुअल बातें जो आपने याद रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये सब यूज होने हैं। अब लेटेस्ट से हम एक सेकंड केस लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि एक बॉडी का चार्ज Q1 है, दूसरी बॉडी का चार्ज Q2 है। तो हमने क्या ले लिया कि Q1 और Q2 अब अलग अलग है, और हम ये ले रहे हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ये जो बॉडी है इसका मास और दूसरी बॉडी का मास सेम है, मतलब M1 इज इक्वल टू M2। अब हमें देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा 2। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों बॉडीज दूर जा रही हैं, और जब ये दूर जा रही हैं तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही हैं, ये अब हमने देखना है कि वो हाउ मच इज द एंगल विद दीज टू बॉडीज विल मेक विद वर्टिकल, ये अब हमने देखना है, ठीक है। एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट एंगल विद ईच अदर? तो देखो फॉर्मूला क्या था? tan थीटा F बाय mg। अच्छा आप देखो ये दो बॉडीज जब एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो कौन सी वाली बॉडी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगी, 1 पे के 2 पे? तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये दो बॉडीज हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, और हमने पीछे क्या कहा था? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी सेम इररिस्पेक्टिव के बड़ा चार्ज कौन सा है। क्यों? क्योंकि वो जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चाहे Q1 बड़ा हो चाहे Q2 बड़ा हो, मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों पे जो फोर्स लग रही है वो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही है? एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है, एक कम है चार्ज, दूसरा ज्यादा है चार्ज, फोर्स दोनों एक दूसरे पे जब लगाएंगे तो वैल्यू सेम होगी पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो जो फोर्स आपके 1 पे लगेगी उतनी ही फोर्स आपके 2 पे भी लगेगी। ये जो पहला वाला आपका स्ट्रिंग है और ये जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है, उनमें अगर चार्जेस अलग भी होंगे तो भी फोर्स कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इक्वल है। हाँ जी, समझ में आया क्यों इक्वल है? तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दोनों बॉडीज के लिए, बोथ बॉडीज के लिए सेम होगी, चाहे Q1 Q2 के इक्वल हो या Q1 Q2 अलग हो, मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? बिकॉज ये एक्शन एंड रिएक्शन है, तो ये दोनों फोर्सेस ऑन द बोथ द बॉडीज विल बी सेम। हाँ, अब वेट, हाँ जी, वेट दोनों केस में, जो वेट होगा दोनों केस में वो सेम क्यों है? क्योंकि दोनों बॉडीज का मास सेम है, तो अगर मास सेम है तो वेट भी सेम। तो यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये F दोनों बॉडीज के लिए सेम है, mg दोनों बॉडीज के लिए सेम है, तो थीटा सेम होगा। तो अगर थीटा सेम होगा तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि θ1 विल बी इक्वल टू θ2। तो ये बात अब आपने याद रखनी है कि योर एंगल मेड बाय बोथ द स्ट्रिंग्स विद वर्टिकल, एंगल मेड बाय बोथ द स्ट्रिंग्स विद वर्टिकल इज सेम irrespective of the charge, irrespective of the charge, whether the charge is equal or it is unequal. हाँ, mass should remain same, mass should remain same, mass same होना चाहिए। Now here we have a third case। अब हमारे पास थर्ड केस आ गया। थर्ड केस क्या है कि हमारे पास ये जो दो बॉडीज हैं इनकी चार्ज की वैल्यू इक्वल हो, चाहे इनकी चार्ज की वैल्यू नॉट इक्वल हो, चाहे इक्वल हो चाहे नॉट इक्वल हो, बट मास जो है वो इक्वल नहीं है। और जब मास इक्वल नहीं है तो m1 जो है वो लेटर से m2 से बड़ा है, सपोज। अब हमने कंपेयर करना है θ1 और θ2 को। अब देखो, चार्ज चाहे ये सेम हो चाहे ना हो, वो तो हम अभी बात करके हटेंगे। अगर चार्ज सेम हो चाहे अलग हो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पे लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दोनों पे लगेगी वो हमेशा ही सेम होगी। हाँ, एक पे जो अब वेट होगा वो m1g हो जाएगा, दूसरे पे जो वेट होगा वो m2g, और ये जो एंगल बन रहा है tan थीटा उसकी वैल्यू हो जाएगी f अपॉन mg। और ये जो आपका f है जो आपको नजर आ रहा है ये आपका सेम है, ये आपका जो f है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम वेदर Q1 इज इक्वल टू Q2 और Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, कोई चाहे कोई भी, f इज गोइंग टू रिमेन सेम। लेकिन ये जो mg है, नाउ दिस विल चेंज, और जब ये चेंज करेगा तो यहां पे चेंज क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है m। और अगर m को मैं करूंगा इंक्रीज तो ये tan थीटा क्या करेगा? डिक्रीज। और अगर tan थीटा डिक्रीज करेगा तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज। मोर विल बी द मास, लेस विल बी द थीटा। तो अगर मोर विल बी द मास, m1 is greater than m2, more will be the mass, smaller will be the theta। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो वर्टिकल के साथ कम एंगल बनेगी। तो अगर दो बॉडीज हैं, यहां पे क्वेश्चन आ गया दोनों बॉडीज पे सेम चार्ज है, दोनों बॉडीज पे सेम चार्ज है, लेकिन मास दोनों का अलग है, तो दोनों बॉडीज वर्टिकल के साथ सेम एंगल नहीं बनाएंगे। और एंगल एक बॉडी कम बनाएगी वर्टिकल से, दूसरा ज्यादा बनाएगी। कम कौन बनाएगी? जिसका मास
ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा मास होगा वो वर्टिकल से कम एंगल बनाएगी। तो अब ये बात याद रखनी है कि अगर दो बॉडीज हैं और वो ऐसे सस्पेंडेड हैं एयर में, तो दोनों वर्टिकल के साथ एंगल बना रही हैं। वो जो एंगल है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो बॉडीज का मास कितना है। अगर वो दो बॉडीज का मास अलग अलग है तो एक बॉडी का एंगल और दूसरी बॉडी का एंगल डिफरेंट होगा, जिसका जितना मास ज्यादा होगा उसका उतना एंगल स्मॉल होगा विद वर्टिकल। हाँ, चार्ज बॉडीज का सेम हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। अगर मास सेम है, अगर मास सेम है, मास सेम है, चार्ज चाहे इक्वल है चाहे अनइक्वल है, थीटा ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स विद वर्टिकल विल बी सेम। तो ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आएंगे ये। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन है कि टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m kg and charge q coulomb are subtended from a point by insulating threads each L meter long but of negligible mass. If theta is the angle each string makes with the vertical when equilibrium has been attained, so that q square is equal to 4 mg L square sin square theta tan theta 4 pi epsilon naught। तो आपने ये चीज शो करनी है। पर दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है कि दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों को एक ही पॉइंट से लटकाया हुआ है और जो थ्रेड है वो L मीटर लॉन्ग है। और इक्विलिब्रियम पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा। तो हमने ये रिलेशन को प्रूव करके दिखाना है। तो पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये दो बॉडीज हैं, दोनों को जब एक ही जगह से आप सबटेंड करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगे ड्यू टू द चार्ज, और जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उस लाइन के लॉन्ग रिपल्शन होगी। तो ये आपकी ये रिपल्सिव फोर्स, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ये इस बॉडी पे वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, और स्ट्रिंग के अंदर आप क्या नोटिस करोगे? टी जो है वो टेंशन होगी। इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, तो जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा उस टाइम ये सारा सिस्टम नेट फोर्स जीरो। तो ये जो एंगल थीटा दिया हुआ है, दिस इज द एंगल व्हेन यू हैव अटेन्ड द इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में कहा है कि थीटा हुआ है जब एंगल, वो एंगल है जब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो अब यहाँ पे इस टी को अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो इस टी के जो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये टी कॉस थीटा, दूसरा आपके पास आ जाएगा टी साइन थीटा। अब लेटर से ये दोनों बॉडीज जो हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो मैंने ले लिया r। तो r क्या है? ये दो बॉडीज जो आपको नजर आ रही हैं, इन दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। और दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ हमें दी हुई है, दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है? l। तो यहाँ पे देखो एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या नोटिस करेंगे कि ये सारी फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। तो जो हमारा टी साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टी कॉस थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे एम जी के इक्वल। अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पे साइन बाय कॉस टैन थीटा, तो मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया बाय इक्वेशन 2। तो जो टी टी कैंसिल हो गया, तो टैन थीटा विल बी इक्वल टू एफ बाय एम जी। तो ये जो f होगा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू एम जी इंटू टैन थीटा। अच्छा, अगर ये f निकालना है तो इस f की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, दोनों की वैल्यू सेम है, q स्केयर ओवर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r स्केयर mg टैन ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो q स्केयर की वैल्यू होगी वो हमारे पास हो गई mg इंटू आर स्केयर टैन ऑफ थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ, आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो स्ट्रिंग की लेंथ है। स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है, दोनों बॉडीज एक दूसरे से कितनी दूर जा रही हैं वो नहीं दिया हुआ, ये आर नहीं दिया हुआ। तो इस आर को अब मैं कैसे निकालूंगा?
अब देखो यहाँ पे मेरे को आर नहीं दिया हुआ, पर मेरे रिलेशन में आर है, और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एल, क्योंकि मैंने जो प्रूव करना है उसमें ये एल स्केयर। तो हम अब आर को एल के टर्म्स में चेंज करेंगे। अब आर को एल के टर्म्स में कैसे चेंज करेंगे, आर क्या है, ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आर है। तो अगर मैं ये वर्टिकल लाइन, ये जो आपको वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, अगर मैं इस वर्टिकल लाइन से लेके ये चार्ज क्यू तक का जो डिस्टेंस है उसको एक्स मान लूं, तो ये वाला डिस्टेंस भी एक्स होगा। क्यों एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपके सेम है। हाँ जी, क्यों दोनों एंगल सेम है, अभी पीछे समझाया था कि अगर मास सेम होगा तो वर्टिकल के साथ एंगल सेम होगा। तो अगर एंगल सेम है, तो अगर आप ये वाली लेंथ एक्स ले रहे हो, ये वाली लेंथ एक्स ले रहे हो, कौन सी वाली लेंथ, ये वाली, तो ये लेंथ भी आपकी क्या होगी, एक्स। और आपका जो आर होगा, आर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक्स। और अगर मैंने एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये वाला जिसको हाईलाइट किया। तो अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लूँ, तो देखो 90 के सामने ये 90 के सामने आपको जो नज़र आएगा एल, वो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। जिसके साथ एंगल होगा वो आपके पास क्या बन गया, बेस। और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो साइन ऑफ थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एल साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू अगर एल साइन थीटा है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2l साइन थीटा। तो हमारा जो आर आया वो कितना आ गया, 2l साइन थीटा। तो हमारे पास देखो अब ये आर की वैल्यू आ गई, तो हम इस आर को यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर हम आर को यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो हमारा ये जो रिलेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू स्केयर इज इक्वल टू एम जी। आर की वैल्यू पुट करो, तो ये आर आपके पास कितना है, 2l साइन थीटा, तो ये बन गया 4l स्केयर साइन स्केयर थीटा इंटू टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन था कि आप प्रूव करो कि क्यू स्केयर की ये वैल्यू है, तो हमने देखो इस चीज़ को प्रूव कर दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो दिस इज़ योर गिवन रिलेशन जो आपको प्रूव करना था। तो ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो क्लियर है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, यही जो अभी हम करके हटे हैं, इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। टू स्मॉल बॉल्स, जैसे पीछे था, having equal charge are subtended by two insulating strings of equal length from a hook fixed to a stand. The whole setup is taken in satellite. तो अब ये सारा मैं सैटेलाइट में ले गया। The whole setup is taken in satellite into space where there is no gravity. तो no gravity का मतलब जो g है वो क्या हो गया, 0. Now question is that what is the angle between the two strings? तो आपने ये बताना है कि what is the angle between the two strings. और दूसरा द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, तो आपने दूसरी चीज तो निकालनी है, दैट इज टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो ये दो चीजें जो आपने बतानी है। अब बताओ अगर G 0 होगा तो इससे क्या होगा, मतलब हमारे क्वेश्चन में G 0 से क्या होगा। अब हमने क्या किया था, दो बॉडीज हैं, हमने क्या किया था कि दो बॉडीज हैं, उनको हमने यहाँ से ये लेटर से एक हुक है, ये एक हुक है, इस हुक से हमने ये दो बॉडीज को ऐसे फ्रीली सबटेंड किया। तो हमने क्या कहा था कि इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स, क्या कहा था, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स, और क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, और क्या होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी। ये किया था ना हमने। अब अगर इस सारे को मैं स्पेस में ले जाऊं तो क्या होगा, G 0 हो जाएगा। तो अगर G 0 हो जाएगा तो ये चीज 0 होने से, ये चीज 0 होने से क्या होगा, वेट लगना बंद हो जाएगा। और अगर वेट लगना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जब वेट लगना बंद हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे जब ये mg ही 0 हो गया, जब वेट लगना ही बंद हो गया, तो ये जो फोर्स है ये इस बॉडी को और दूर 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 लेके जाएगी। और ये कितना दूर लेके जाएगी, ये दूर लेके जाती जाएगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्विलिब्रियम तब आएगा जब ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू
इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि दो ही फोर्स लग रही हैं। हमने पढ़ा हुआ है +1 में कि दो फोर्सेस का नेट आंसर 0 कब होता है? व्हेन दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अच्छा, इक्वल एंड ऑपोजिट कब होंगे? जब T और F बिल्कुल ऑपोजिट लगेंगे। और वो कब होगा? जब आपके पास ये जो गिवन स्ट्रिंग्स हैं, ये गिवन स्ट्रिंग्स इस तरीके से, ये आपका हुक हो गया, ये आपकी दो चार्ज्ड बॉडीज हो गई। ये दोनों चार्ज बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफर कर रही हैं। और स्ट्रिंग में क्या लग रही है? टेंशन। और ये जब इस तरीके से हो जाएगा सिस्टम, तब आपका इक्विलिब्रियम आएगा। और उस टाइम अगर आप वर्टिकल के साथ देखो तो वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बनेगा? 90। और दो नो स्ट्रिंग्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा? 180। ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? 180। अच्छा, ये तो हो गया कंसेप्चुअली। अगर मैं वैसे सोचूं, पीछे हमने क्या बताया था कि वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा उसका क्या फॉर्मूला था? F/mg। अच्छा, अगर ये mg 0 हो गया, अगर ये mg 0 हो गया तो tan थीटा क्या हो गया? इन्फिनाइट। tan थीटा क्या हो गया? इन्फिनाइट। और tan थीटा इन्फिनाइट कब होता है? व्हेन थीटा इज 90। मतलब वर्टिकल के साथ एंगल कितना आ गया? 90। तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल आ गया? 90। ये वाला भी कितना आ गया? 90। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 180। तो आप चाहो तो इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके दिखा सकते हो, अदरवाइज आप कंसेप्चुअली भी सॉल्व कर सकते हो। तो जब जब यहाँ पे देखो, जब दोनों बॉडीज पे चार्ज नहीं है, जब दोनों बॉडीज पे चार्ज नहीं है तो ये ऐसे ऐसे करके लटके होंगे, ऐसे करके लटके होंगे, तब ग्रेविटी है और टेंशन है। और जब ग्रेविटी नहीं है और चार्ज है, जब ग्रेविटी नहीं है और चार्ज है तो ये ऐसे होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसका क्या आंसर हुआ? हमारे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हुआ ये हो गया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स। तो ये दो बात का ध्यान रखना है। अगर है व्हाट इज द एंगल विच अ स्ट्रिंग इज मेकिंग विद वर्टिकल, तो वो 90 है। पर एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग्स 180। और दूसरा पार्ट इसका था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेंशन। तो टेंशन किसके इक्वल होगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो दोनों Q सेम है, ओवर R स्क्वायर। और हमारा R यहाँ पे कितना है? हाँ जी, R यहाँ पे कितना है? इस स्ट्रिंग की लेंथ L है, इस स्ट्रिंग की लेंथ L है। तो अगर दोनों की लेंथ L है तो R कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ L। हमारा जो R है वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ L। तो यहाँ पे आ जाएगा 2L का। तो आपकी जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर 4L स्क्वायर। दिस विल बी द टेंशन विच इज एक्टिंग इन द स्ट्रिंग। तो देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि वैसे अगर ग्रेविटी होगा तो फिर आपके जो गिवन थ्रेड्स हैं वो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाएंगे। लेकिन अगर ग्रेविटी निगलेक्ट हो गई तो फिर वो जो गिवन अरेंजमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। और अगर चार्जेस नहीं होंगे और ग्रेविटी है तो फिर वो ऐसे सस्पेंडेड रहेगा डाउनवर्ड्स। हाँ जी, क्लियर है ये? नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये कंपटीशन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, यू हैव टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग डेंसिटी रो। तो दोनों की डेंसिटी रो है एंड आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज। तो दोनों बॉल्स का मास और चार्ज इक्वल है। In equilibrium, each string makes an angle theta with the vertical. Now, both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle does not change. The density of the liquid is sigma. Find the dielectric constant of liquid. तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ऐसे दो बॉल्स हैं, चार्ज्ड हैं, उनको आपने ऐसे सबटेंड किया हुआ है, और जब किया हुआ है सबटेंड तो वो ऐसे ये विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ऐसे एंगल बना रहे हैं। आपने अब क्या किया, इस पूरे अरेंजमेंट को एक लिक्विड में डाल दिया। लिक्विड में डालने के बाद भी एंगल रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन है कि वो जो लिक्विड है उस लिक्विड का आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो।
लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी निकालो। और यहाँ पे दिया ये हुआ है कि वो जो बॉल्स हैं, वो जो आपकी सॉलिड बॉडीज हैं, वो जो बॉल्स हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, रो। और जो आपकी लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। और जो एंगल वो बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम, वो क्या है, थीटा। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अब यहाँ पे पहली चीज, जब ये फ्री स्पेस में, अभी ये फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम में, तो यहाँ पर आपका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, और ये आपका यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रहा है। बड़ी बार कर चुके हैं। वर्टिकल के साथ अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूँ, तो मेरे पास ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब ये जो आपको एंगल दिया हुआ है ये इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे एंगल है तो एट इक्विलिब्रियम आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो गिवन टी साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, एफ के, और टी कॉस थीटा जो है किसके इक्वल है, एम जी के। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो टैन थीटा किसके इक्वल आ गया, एफ अपॉन एम जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ये तो अभी हमें अच्छी तरह से समझ आ गया है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब मैंने क्या किया, ये सारा सिस्टम लिक्विड में डाल दिया। क्वेश्चन है कि ये सारे सिस्टम को हमने किस में इमर्स कर दिया, एक लिक्विड में। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो हमने इमर्स कर दिया इन अ लिक्विड। अच्छा, जब सारा सिस्टम लिक्विड में इमर्स कर दिया तो क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल स्टिल रिमेन्स द सेम, या एंगल स्टिल रिमेन्स द सेम। अच्छा बताओ, लिक्विड में जब मैं सारा सिस्टम डालूंगा तो एक्स्ट्रा क्या होगा, नई चीजें क्या होंगी, न्यू न्यू थिंग्स क्या होंगी? पहली चीज, क्या मास पे कोई फर्क पड़ेगा? तो वेट जो नीचे लग रहा है वो क्या रहेगा, सेम। जब मैं इसको अंदर डालूंगा तो है क्या है, बॉल। तो जब बॉल अंदर जाएगी तो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो अगर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी तो यहां पर एक नई चीज डेवलप होगी, वो है अपथ्रस्ट। क्यों? क्योंकि जब एक बॉडी को आप लिक्विड में डालोगे वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, और जब लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो उसको क्या मिलेगा, अपथ्रस्ट। तो यहां पे एक न्यू चीज जो आएगी, नई चीज जो आएगी, वो अपथ्रस्ट है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिकल बॉल्स, बॉल, बॉल है, बॉल। बॉल को अंदर डाला तो बॉल जब अंदर जाएगी तो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, उसको अपथ्रस्ट मिलेगा। तो ये अपथ्रस्ट आ गया। तो देखो एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। अच्छा, दोनों चार्जेस रहेंगे तो सेम वैल्यू के, पर उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अब बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि जब मीडियम डालते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होती है। हमने पीछे पढ़ा था कि व्हेन यू पुट अ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, ये दो चार्जेस के बीच में अगर मैं ऐसे मीडियम डाल दूंगा तो मीडियम डालने से क्या होगा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बदल जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे एफ लग रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा रिमेन्स सेम। क्वेश्चन कह रहा है थीटा रिमेन सेम। थीटा रिमेन सेम का मतलब कि जो यहां पे इनके बीच में डिस्टेंस है, जो यहां पे इनके बीच में डिस्टेंस है, सेम यहां पे भी वही डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इन बोथ द फिगर, इन फिगर 1 and in figure 2, the distance between the two charges, that is r, will remain same. Why will remain same? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि the angle does not change. एंगल डज नॉट चेंज का क्या मतलब है? एंगल डज नॉट चेंज का मतलब है, ये दो आपके पास देखो ऐसे स्ट्रिंग्स हैं, अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स पास आएंगी तो देखो डिस्टेंस बदल रहा है, एंगल भी तो बदल रहा है। ये दूर जाएंगी, डिस्टेंस बदल रहा है, एंगल भी बदल रहा है। अगर ये एंगल सेम रहेगा तो ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो बात अंडरस्टैंड करनी है वो क्या अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल रिमेन सेम, तो डिस्टेंस पहले और अभी भी सेम है, पर हाँ फोर्सेस बदल गई हैं। एक अपथ्रस्ट आ गया और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन पहले से बदल गई, क्योंकि मीडियम के आने से फोर्स पे फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं ये गिवन केस को लूँ तो एंगल कह रहा है क्वेश्चन के थीटा सेम रहेगा। तो अगर एंगल थीटा सेम रहेगा तो यहाँ पे जो टेंशन आएगी उस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा टी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा टी साइन थीटा। और अभी ये इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब टी
साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ एम, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ एम, और दूसरा अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, टी कॉस थीटा प्लस यू विल बी इक्वल टू वेट एम जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास टी कॉस थीटा है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एम जी माइनस यू। तो अगर मैं ये देखो, ये और ये इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड बोथ, अगर मैं ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं 2 और 3 को डिवाइड कर दूं तो देखो क्या बनेगा, साइन ओवर कॉस, टी टी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, tan थीटा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू tan थीटा विल बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम अपॉन एम जी माइनस, तो हमारे पास ये दूसरा जो फिगर है उसके लिए फोर्सेस के बेसिस पे क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन 1 एंड 4 को कंपेयर करूं, देखो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 4 को कंपेयर करूं फ्रॉम 1 एंड 4, आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये लेफ्ट साइड सेम है, देखो tan थीटा, ये देखो, ये देखो, ये सेम है, तो अगर tan थीटा सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। राइट साइड सेम होने का क्या मतलब है, एफ बाई एम जी विल बी इक्वल टू एफ एम ओवर एम जी माइनस यू। हाँ जी, क्लियर है। और अगर ये सेम है तो यहां पे देखो एफ ओवर एफ एम विल बी इक्वल टू एम जी ओवर एम जी माइनस यू। अब जरा ये ध्यान से देखो, ये एफ ओवर एफ एम देख के कुछ समझ में आ रहा है, ये एफ क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। देखो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन नहीं बदला क्योंकि थीटा वही है, सेम टू चार्जेस सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बट इन अ मीडियम। और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है वो हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम विल बी इक्वल टू एम जी ओवर एम जी माइनस यू। अच्छा, अब m निकालना है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि इस बॉडी की डेंसिटी रो है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बॉडी की डेंसिटी रो है। तो अगर बॉडी की डेंसिटी रो है तो m क्या बन गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, आपने इस बॉडी को जब लिक्विड में डाला तो अपथ्रस्ट आया, अपथ्रस्ट आया, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मतलब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। अच्छा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अच्छा, लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना सॉलिड उसके अंदर जाएगा, तो सॉलिड तो सारा ही अंदर है, तो जितना सॉलिड अंदर है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया। तो अगर सॉलिड का वॉल्यूम v है तो लिक्विड का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस होगा वो भी v है। तो आपके पास जो मास है वो रो वी हो गया और जो अपथ्रस्ट है वो कितना हो गया, सिग्मा रो सिग्मा वी इंटू जी। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो m की वैल्यू क्या है, रो वी, नीचे m की वैल्यू क्या है, रो वी, और u की वैल्यू क्या है, सिग्मा v इंटू जी। तो आपके पास यहाँ पे ये जो v इंटू जी है ये कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, रो ओवर रो माइनस सिग्मा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन है। क्वेश्चन था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो, तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू रो ओवर रो माइनस सिग्मा, वेयर व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ द बॉल्स, एंड व्हाट इज सिग्मा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कंपटीशन में हम ये जो लास्ट रिलेशन निकाला इसको याद रखेंगे। कि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में क्या होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बॉडी है और वो ऐसे सस्पेंडेड है, दो बॉडीज हैं ऐसे सस्पेंडेड हैं, आपने उसको लेटर से एक ऑयल में डाल दिया और ऑयल में डालने पे अभी भी एंगल सेम है, आपको ऑयल की डेंसिटी दे देगा और वो जो बॉडी है उसकी डेंसिटी दे देगा एग्जामिनर, कहेगा बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल कितना है, तो आप सीधा इसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट विल गिव यू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
और क्लास में रेगुलर बैच में ये पूरा फॉर्मूला, ये पूरा रिलेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको आप दिखाओ कि वैल्यू क्या है, तो ये सॉल्व करके दिखाना है। हाँ जी, क्लियर है ये?